Good morning, everyone. Today's lecture is for PG Diploma, Counseling and Psychotherapy second sem, and PG fourth sem Psychology students. In my last lecture, I have told my students that about therapeutic relationship. I'm going to talk about therapeutic relationship in different segments. So today I'm going to talk about the part 2 of therapeutic relationship. So according to the Norcross 2007, after searching so many literature of psychotherapy, he comes to certain aspects of therapeutic relationship which have been gone through the empirical evidence to support that what points are going to be effective for the effective relationship. So here we go. The first point is therapeutic alliance. Therapeutic alliance, जैसा कि बात से ही पता चलता है कि एक थेरापेटिक कोलैबोरेशन अप्रोच की बात हो रही है. लाइक अगर हम थेरापिस्ट और क्लाइंट की बात करें तो हम देख पाते हैं कि एक थेरापेटिक अलायंस का डेवलपमेंट होता है. लाइक दोनों के सेम गोल होते हैं, दोनों एक टीम होते हैं और एक सर्टेन एग्रीमेंट के साथ और एक सर्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ, एक पॉजिटिव रिगार्ड के साथ दोनों एक साथ एक सहमति बनाते हैं कि किस तरीके से क्लाइंट अपनी हेल्प के लिए वो थेरेपिस्ट की बातें मानता जाएगा और अपनी हेल्प करता जाएगा. इसमें वो कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है. तो यहाँ कहने की आवश्यकता ये है कि जो थेरापेटिक अलायंस है, ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ये यूनी डायरेक्शनल होते हुए भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है. यानी क्लाइंट सेंटर्ड होते हुए भी ये कहीं ना कहीं से थेरेपिस्ट का इससे उतना ही रिलेटेड होना इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्लाइंट का उसके साथ एसोसिएटेड होना इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो सर्विसेज लेने जैसी एक टेंडेंसी अगर किसी क्लाइंट के अंदर नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर उसको ड्रग एडिक्शन को से दूर जाने की या ड्रग्स न लेने की टेंडेंसी जब तक डेवलप नहीं होगी या जब तक उसकी इच्छा शक्ति डेवलप नहीं होगी, तब तक वो किसी भी तरह से इन ड्रग्स को छोड़ने नहीं जा रहा है. तो सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्प लेने की टेंडेंसी है, ठीक होने की टेंडेंसी है, कि क्लाइंट का मन करता है कि हाँ वो सर्विसेज ले, वो हेल्प ले, वो ठीक हो, उसको आराम हो. तो इस टेंडेंसी से अगर वो आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे ये अलायंस एक पॉजिटिव बॉन्ड में कन्वर्टेड हो जाता है और एक थॉट आउटकम तक पहुंचने की पूरी कोशिश होती है, डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचने की कोशिश होती है और पहुंचते भी हैं. द सेकेंड पॉइंट इज एम्पैथी. इसके बारे में बात हुई थी. अगर हम लोग एम्पैथी की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एम्पैथी की बात करें तो एम्पैथी इज अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अनदर पर्सन्स इमोशंस, thoughts and experiences from that person's point of view. सामने वाले के चश्मे से सामने वाले को देखना. क्योंकि अगर हम अपने चश्मे से सामने वाले को देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द जजमेंटल प्रोसीजर. हम थोड़े जजमेंटल होकर के बात करते हैं और उस प्रोसीजर में या उस प्रोसेस के साथ किसी को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बात बननी नहीं है. अगर किसी के लाइक क्लाइंट के अगर पर्सपेक्टिव में बात करनी है तो यहाँ इस बात को पूरी तरह से सोचना होगा कि एक एम्पैथेटिक अप्रोच अपनाए बिना क्लाइंट कुछ भी एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा है जो कि हमको आगे फर्दर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन में मदद देगा. द थर्ड पॉइंट इज गोल कॉन्सेंसस. गोल कॉन्सेंसस, जब भी थेरापेटिक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट को ठीक होने के लिए सर्टेन काउंसलिंग चाहिए, सर्टेन थेरापी चाहिए. एक थेरापेटिक प्रोसीजर, एक थेरापेटिक प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है कि इस एंटायर प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाता है बहुत बार. और अगर ये रिलेशनशिप, ये ट्यूनिंग, ये रैपर्ट एस्टेब्लिशमेंट अगर ये पॉजिटिव नहीं होता है तो इस थेरेपी का कारगर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो गोल कॉन्सेंसस की जो हम लोग बात करते हैं, यानी
जब हम इस थेरापेटिक रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ते हैं तो एक सर्टेन गोल डिसाइड करते हैं दोनों मिल करके, थेरापिस्ट और क्लाइंट, है ना। जब हम कॉन्सेंसस की बात करते हैं तो डैट मीन्स कि एक एग्रीमेंट होना, एक सर्वसम्मति होना, एक सहमति होना आपस में कि हाँ वो दोनों एग्री करते हैं एक सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस लेकर कि वो अपना ईगो कहीं ताक पे रख के और एक फ्रेंडली अप्रोच के थ्रू, एक सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी थेरापेटिक रिलेशनशिप ऑन होती है तो फीडबैक ही एक ऐसा लैडर होता है जिसके थ्रू हम सर्टेन रैप्चर्स जो क्रिएट होते हैं हमारे थेरापेटिक रिलेशनशिप में उनको भी हम दूर कर पाते हैं और एक एक सीढ़ी हम आगे चढ़ते जाते हैं। लाइक ये फीडबैक दोनों तरफ से आता है, यानी ये फीडबैक क्लाइंट को भी चाहिए, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी हो, और ये फीडबैक थेरेपिस्ट के भी पर्सपेक्टिव से हो। जैसे कि अगर हमको सर्टेन क्वेश्चंस को देखें तो कुछ फीडबैक के तौर पर इस तरह की चीज़ें भी क्लैरिफाई होती हैं कि क्या हम ठीक पाथ पर चल रहे हैं, क्या जो डिज़ायर्ड आउटकम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो चीज़ें हमको मिल रही हैं, क्या इस एंटायर प्रोसेस में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को मॉडिफाई करने में सक्षम हो पा रहे हैं, यानी वो कैपेसिटी हमारे अंदर है, क्या एक सेल्फ अवेयरनेस की जो एक स्टेज है, जो एक बात है, वो चीज़ें अंदर आ पा रही हैं, वो क्लाइंट के अंदर आ पा रही हैं, क्या क्लाइंट को ये अपने इंटरनल फीलिंग्स के एक्सप्लोरेशन के लिए वो टाइम वो मोटिवेशन मिल पा रहा है कि वो खुल करके सामने आ रहा है और अपनी बातों को कह रहा है। तो ये चीज़ों को जाने बिना इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप का फिर बहुत मतलब नहीं होगा। तो फीडबैक से ये पता चलता है कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, कितनी पॉजिटिव है और कितनी मॉडरेट है और वो कितने प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट सर्टेन पॉइंट अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिगार्ड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि कार्ल रोजर्स ने जो 3 पिलर्स की बात की थी कि साइकोलॉजिकल हीलिंग में किस तरीके से थेरापेटिक रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस उन्होंने दिखाया था। तो इसमें 3 बातें निकल करके सामने आई थी जो मैंने अपने स्टूडेंट से पहले भी डिस्कस की थी। दैट वॉज पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस एंड एम्पैथी। इसी के इर्द गिर्द सारी बातें हो रही थी। तो पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं चाहिए, जो नहीं चाहता है कि एक रिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव किया जाए, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत एक रिस्पेक्टफुल लविंग मैनर में ही स्टार्ट होती है। तो जब रैपर्ट एस्टेब्लिशमेंट करने की बात आती है या एक हाथ बढ़ाने की बात आती है, एक फ्रेंडलीनेस की बात आती है, तो पॉजिटिव रिगार्ड के बिना ये बात बनती नहीं है। देन नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस एंड जेन्युइननेस। इसके बारे में भी मैंने बात कर ली थी कि अगर हम लोग ये बात करें, क्योंकि हम लोग ये जो सर्टेन पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो एक हेडिंग के अंदर कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वर्क्स इन थेरेपी। किसी थेरेपी में क्या चीज़ काम करती है। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइक थेरापेटिक अलायंस, एम्पैथी, गोल कॉन्सेंसस, फीडबैक, then we have talked about positive regard, and then comes to the congruence and genuineness। जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि एक जो जेन्युइन अप्रोच है, एक जो ओपननेस का अप्रोच है, एक जो सिमिलैरिटी का अप्रोच है कि क्लाइंट को ये ना महसूस हो कि वो दुनिया का कोई बहुत अलग सा इंसान है कि जो अपनी सिर्फ वही है जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आया है, बल्कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि कभी भी किसी के साथ डेवलप हो सकती हैं अगर वो वनरेबल है किसी सिचुएशन के लिए, अगर उसके पास कोई इस तरह की पोटेंशियल नहीं है कि वो सामने वाले स्टिमुलस को किस तरह से, एक ट्रिगरिंग स्टिमुलस जो कि उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो चेक कर सकता है थ्रू चेकिंग some of the reactions of that particular stimulus or changing in itself also, changing within also। अगर कोई क्लाइंट भी अपने अंदर चेंज करता है, अपने रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज में चेंज करता है, तो सामने वाली सिचुएशन में चेंज आता है। तो दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस और जेन्युइननेस। कितना जेन्युइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी क्लाइंट से उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कराते हैं तो कॉन्ग्रुएंस मैटर्स अ लॉट, कि किस तरीके से हम उसको अपनी फीलिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए उसको प्रोन करते हैं, उसको ओरिएंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज रिपेयर ऑफ अलायंस रप्चर्स। अगर हम देखें तो थेरापिस्ट कोई जादूगर नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा होता है, कई बार इस तरह के ट्रांसफरेंसेस होते हैं कि जिसके कारण कई बार क्लाइंट की तरफ से कोई चीज़ लो पड़ जाए
लाइक उसकी फीलिंग्स में, उसके एक्सप्लोरेशन में वो बात ना आ पाए, वो लेवल ना आ पाए। और कई बार वो लेवल ना आ पाने के कारण कई बार कुछ चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए अगर थेरेपिस्ट की तरफ से, तो भी ये कंडीशन डेवलप होती है, एक रप्चर डेवलप होता है। और रप्चर मीन्स कि जो एक प्रोसेस ऑन था थेरेपेटिक रिलेशनशिप का, किसी ट्रीटमेंट के थ्रू वो चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं से वो एक क्रैक पैदा करता है, वो एक रप्चर पैदा करता है, वो एक टूटन पैदा करता है। तो अगर ये टूटन रहेगी तो जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस थेरेपेटिक अलायंस है, इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप को, तो ये ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से काम नहीं करने जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो ब्रेकेज, वो गांठ, जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, वो चीज़ अगर दूर नहीं होगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस रप्चर में पैबंद लगाने के लिए, अगर हम ये कहें कि पैबंद लगाना मीन्स पैचेस लगा करके और उसको स्मूथ कर देना कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये गलती, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो सारी जिम्मेदारी थेरेपिस्ट की होती है, पर अननोइंगली होती है। कि अननोइंगली मीन्स क्लाइंट की तरफ से अननोइंगली होती है। तो थेरेपिस्ट जब ये पैचेस लगाने की बात करता है तो वो सॉरी बोलते हुए ये बात कर सकता है कि बीच में कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लाइक कुछ चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करते हुए क्लाइंट के साथ, और वो स्मूथली इसको लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो इसका रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिपेयर हुए हम टर्मिनेशन के फेज तक नहीं पहुंच सकते, और इसका कोई लाभ, कोई भी बेनिफिट हमारे क्लाइंट को नहीं मिलने जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपेयर ऑफ अलायंस रप्चर्स, जीवन में भी ये चीज़ उतनी ही लागू होती है जितनी हमारी यहाँ थेरेपेटिक रिलेशनशिप में लागू होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, हम सभी बहुत पहले से जानते हैं कि जैसे कि फ्राइड ने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है कि जब हम डिफरेंट तरीके के, हमारी फीलिंग्स में डिफरेंट तरीके के ट्रांसफेरेंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, किसी भी क्लाइंट के या फिर किसी भी थेरेपिस्ट के भी, अगर वो बहुत अवेयर नहीं है तो, अगर वो बहुत प्रोफेशनल नहीं है तो जब हम काउंटर ट्रांसफेरेंस की बात करते हैं तो ये पार्ट कहीं ना कहीं से आकर के स्टिक हो जाता है थेरेपिस्ट की तरफ से, कि उसकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग अपने क्लाइंट के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये सिर्फ अगर हम देखें कि काउंटर ट्रांसफेरेंस में सिर्फ एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो डायनेमिक्स होता है, वो सिर्फ किसी थेरेपिस्ट का ही नहीं लागू होता, बल्कि कई बार ये क्लाइंट की तरफ से प्रॉम्प्ट किया जाता है, और कई बार क्लिनिशियन की ओन लाइफ से भी रिलेटेड होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो काउंटर ट्रांसफेरेंस, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि व्हाट इज काउंटर ट्रांसफेरेंस, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन, लाइक कोई ऐसा इमोशन जो स्टिक कर जाए क्लाइंट को लेकर, लाइक बहुत समय तक एक ट्यूनिंग में रहने के कारण, एक रिलेशनशिप में रहने के कारण क्लाइंट के अंदर एक लव जैसी फीलिंग डेवलप, थेरेपिस्ट के मन में क्लाइंट के प्रति एक लव की फीलिंग डेवलप हो जाना, एग्रेशन की फीलिंग डेवलप हो जाना, समटाइम कुछ नेगेटिव बदला लेने जैसा, कोई रिवेंज टेकिंग बिहेवियर जैसी कोई चीज़ डेवलप हो जाना, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सिचुएशन आती है। तो कई बार इस तरह की फीलिंग्स दिखाई देती हैं। तो अगर हम काउंटर ट्रांसफेरेंस को मैनेज करने की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किस तरीके के काउंटर ट्रांसफेरेंस आते हैं, बेसिकली वो किस तरह से दिखाई देते हैं, किन बिहेवियर के तौर पे दिखाई देते हैं। तो वो हम 3 तरह से देख पाते हैं, एक विड्रॉल, दूसरा ओवर इन्वॉल्वमेंट और तीसरा अंडर इन्वॉल्वमेंट। अगर हम विड्रॉल टेंडेंसी की बात करें तो हम देख पाते हैं कि जो थेरापिस्ट होता है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो सपोज अगर कोई थेरेपिस्ट है और अगर वो मेल है, उसके वाइफ की डेथ हो जाती है, डेथ होने के कारण वो बहुत ग्लूमी महसूस कर रहा है, बहुत डिप्रेसिव महसूस कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है और बहुत शांत पड़ गया है और बहुत अलूफनेस, बहुत लोनलीनेस अगर उसको अपनी लाइफ में है, ऐसे में अगर आफ्टर द डेथ ऑफ, डिपेंड करता है वो कितने समय में रिकवर होता है। अगर 1-2 महीने में अगर कोई क्लाइंट उसके पास आता है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि वो उसके साथ केस हिस्ट्री लेते हुए भी या उसको थेरेपी देते हुए भी उसकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जब क्लाइंट की तरफ से कुछ बताया जाता है तो वो उसको अपने कॉन्शियस माइंड में उसको नहीं ले पाता है,
उसकी कॉन्शियसनेस को कहीं कहीं लैग कर जाती है, जिसके कि वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है और वो ध्यान नहीं दे पाता है। अगर हम देखें तो इस तरह का एक विड्रॉल जो एक टेंडेंसी दिखाई देती है, इसको मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह के काउंटर ट्रांसफेरेंस को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है एक प्रॉपर थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए। दूसरी बात आती है ओवर इन्वॉल्वमेंट। अगर मैं ओवर इन्वॉल्वमेंट जैसे काउंटर ट्रांसफेरेंस को देखूं कि काउंटर ट्रांसफेरेंस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस को रोकता है। कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है उसको वो चेक करता है, उसके लिए वो बैरियर का काम करता है। तो इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्लाइंट की तरफ से हो, चाहे वो थेरेपिस्ट की तरफ से हो। तो अगर हम ओवर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर के अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं कहूँगी कि सपोज कि एक कोई सर्टेन थेरेपिस्ट है और हो सकता है कि उसकी चाइल्डहुड के बहुत सारे स्ट्रगल्स हों, बहुत सारे चैलेंजेस हों और बहुत मुश्किल से उबर करके वो अपने जीवन को चला पा रहा हो और इस लेवल पे पहुंच पाया हो। ऐसे में अगर कोई क्लाइंट उसके पास ऐसा आता है जिसके पास अपने कुछ चाइल्डहुड के कुछ स्ट्रगल्स हों, कुछ चैलेंजेस हों, तो कई बार वो उसको पूरा सुने बिना एक ग्रेस्पिंग टेंडेंसी जैसी डेवलप हो जाती है कि वो ये एक अंडरस्टैंडिंग शो करता है कि हाँ वो सब समझ रहा है और वो अपने स्ट्रगल और अपने चैलेंजेस को भी उस क्लाइंट पर थोपने लगता है। जबकि सिचुएशन ये होती है कि दोनों के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स में बहुत फर्क हो सकता है। सेम दिखते हुए भी चीज़ें पिन पॉइंटेडली ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ से ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो सकता है। तो सुने जाने की आवश्यकता होती है, जो कि थेरेपिस्ट के लिए सुनना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ओवर इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो ये चीज़ भी किसी न किसी तरह से मैनेज करने की आवश्यकता होती है। फिर बात आती है अंडर इन्वॉल्वमेंट की। तो अगर हम लोग अंडर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी डिप्रेशन, कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर किसी थेरेपिस्ट का मूड कुछ इस तरह का बन रहा हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ उस लेवल की अफेक्टिविटी नहीं दिखा सकता है, या यूं कह लें कि वो इफेक्टिवनेस नहीं दिखती, वो एक्टिवनेस नहीं दिखती, एक पैसिविटी रहती है उसके थेरापेटिकल प्रोसेस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाएं या इस प्रोसेस को ऑन करें तो ये अंडर इन्वॉल्वमेंट जैसे काउंटर ट्रांसफेरेंस को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। And there is a last point but not the least, that is quality of relational interpretation. Quality of relational interpretation. ये जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है, इसमें जितनी भी बातें निकल के आती हैं डिफरेंट स्टेजेस पर, जैसे जैसे थेरेपी आगे बढ़ती है, जैसे इसका प्रोसीजर आगे बढ़ता है, तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि इमोशन की क्वांटिटी कितनी थी, उसने कितनी बातों को एक्सप्लोर किया, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसने उसकी फीलिंग्स को या उससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें, और भी फैक्टर्स जो जुड़े हुए हैं, उनको कितने क्वालिटी तरीके से उसने इंटरप्रेट किया, उसकी क्वालिटेटिवनेस क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर क्वांटिटी। तो ये जो रिलेटेडनेस है वो जितनी ही क्वालिटेटिव होगी उतनी ही बेहतर तरीके से कोई भी थेरापेटिक रिलेशनशिप काम कर पाएगा। और ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी थेरापेटिक प्रोसेस को रन करा सकते हैं। तो दीज वर द पॉइंट्स which are important, that what works in therapy and how the therapy is going to be work. तो थेरापी में क्या काम करता है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जो काम कर जाती हैं। तो जब भी हम थेरापेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन फैक्टर्स पर टिके रहकर ही काम करना है कि किसी भी थेरापी में, थेरापेटिक रिलेशनशिप में क्या काम कर जाए, what works in थेरापेटिक रिलेशनशिप। तो इसके बारे में हम लोगों ने ये थेरापेटिक रिलेशनशिप के सेकेंड पार्ट में बात की। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें कुछ हम लोग सर्टेन प्रेफरेंसेस की बात करेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो डिफरेंट क्लाइंट के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल के साथ जो बात लागू हो वो हर इंडिविजुअल के साथ लागू हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर के हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगी और आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।